मेरी मालकिन माता के दर्शन के लिए गई तो मालकिन अपनी 15 साल की बेटी को मेरे पास छोड़ गई। मैं भी उसके सारे काम करता, रात होती तो उसको अपने पास बुला लेता। मालकिन इजाजत दे रखी थी कि रात को बेटी के साथ सो जाना। बिस्तर पर रात को मुझे कुछ गरम गरम सा महसूस हुआ। मैं घबरा कर उठा तो मेरे होश उड़ गए। मालकिन की बेटी ने उस रात मालकिन तीर्थ यात्रा तैयारी में थी, इसलिए सुबह से मेरी जान आफत में थी। बार बार मुझसे कहती, राजू मेरा पूरा घर तेरे हवाले, जितना भरोसा मैं तुझ पर कर सकते किसी और नौकर पर मुझे नहीं है। मेरा नाम राजू है, मेरी उम्र 22 साल थी। मैं 10 साल की उम्र से मालकिन के घर पर काम कर रहा था, इसलिए इतना भरोसा करती थी, किसी और पर नहीं करती थी। इसीलिए वह मुझे हर बात बता रही थी। कहने लगी, देखो राजू, अपनी बेटी रूपा को यही छोड़ी जा रही हूँ। पता है ना, इसे नींद में चलने की आदत है। मैं सर हिलाने लगा कि जी मालकिन, मुझे मालूम है। हालांकि मुझे क्या मालूम, वह तो अपने कमरे में ही रहती थी। रूपा की उम्र 15 साल की थी, लेकिन बावली किस्म की, बेवकूफ और लाडली मालकिन की इकलौती बेटी थी, इसलिए इसे लाड प्यार से रखा हुआ था। अभी तक से मैंने कहा जी मालकिन, जो बात मालकिन ने मुझे कही तो मैं दंग रह गया था। वह मुझे कैसे यह बात कह सकती थी। कहने लगी, रात को तुम मेरी रूपा की कमरे में ही सो गए। ये बात सुनकर मेरी आंखें हैरत से फैल गई थी। मेरा तो दिमाग ये सुनकर ही घूमने लगा था। मैंने कहा, मालकिन, मैं कैसे छोटी बेबी के कमरे में सो सकता? आपसे बात करें, ये ठीक नहीं है। कहने लगी, राजेश, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। तुम रूपा के कमरे में ही रहोगे और वही सोओगे। मुझे मालकिन के बात किसी भी मायने से सही नहीं लग रही थी, लेकिन बाद में उन्हें बार बार इनकार नहीं कर सकता था। लेकिन मैं दिल में ये पक्का इरादा कर चुका था कि मैं रूपा के कमरे में नहीं सोऊंगा। मेरी मालकिन एक विधवा औरत थी, लेकिन थी बहुत अमीर। मालिक थी बहुत सारी जमीन जायदाद, जहां से उन्हें खूब पैसा आता। उन्होंने लाड प्यार से पाला। जब मैं मालकिन के घर में काम करने के लिए आया था तो उस वक्त मालिक जिंदा थे। उन्होंने मालकिन को फूलों से भी ज्यादा सहेज कर रखा था। बहुत प्यार करते थे। वह मालकिन से लव मैरिज की, दोनों की एक साथ बहुत खुश थे। रूपा के पैदा होने से चंद महीने पहले मालिक का बीमारी की हालत में देहांत हो गया। मालकिन सदमे में पागल बनकर फिरने लगी, दीवानों जैसी बातें करने लगी थी। कभी कहती कि वह अभी आ जाएंगे, मुझे छोड़कर यूं नहीं जा सकते। उस समय मैं वक्त 10 साल का था, लेकिन मालकिन की हालत देखकर फूट फूट कर रोया था, क्योंकि उनका रवैया शुरू से ही मेरे साथ बहुत अच्छा था। वह मेरा भी बहुत ख्याल रखती थी। उनका दुख देखा नहीं जाता था। जब रूपा पैदा हुई, पहले तो मालकिन बहुत रोई थी मालिक को याद करके, लेकिन फिर उनका दिल रूपा के साथ लग गया। मालकिन के माँ बाप चाहते थे कि मालकिन दूसरी शादी कर ले, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी कि नहीं, मुझे अपने पति से बहुत मोहब्बत थी और मैं अपनी सारी जिंदगी अपने पति के नाम पर गुजार दूंगी। 15 साल का वक्त गुजर गया है। मालकिन ने सब कुछ अच्छे से संभाल लिया था। घर में बहुत सारे नौकर थे, लेकिन मालकिन का सबसे ज्यादा वफादार और भरोसा करने वाला नौकर में ही था। कारोबार की देखरेख भी मालकिन ने मेरी हवेली पर रखी थी, लेकिन मैंने भी नमक का हिसाब चुकाया था। एक एक पाई का हिसाब मालकिन को देता था। माँ बाप भी तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। ये सुनकर पहले तो रूपा ने हंगामा खड़ा कर दिया था कि वह अकेले या नहीं रहूंगी, लेकिन उसके फाइनल पेपर थी, इसलिए मालकिन ने कहा कि अगली बार मेरे साथ चली जाना। बड़ी मुश्किल से वह मानी थी, लेकिन अभी जो कुछ मालकिन मुझे कह रही थी, वह बात तो सही नहीं लग रही थी। मालकिन अब तीर्थ यात्रा पर चली गई और उनके जाते ही मैंने चौकी पर बैठकर सुकून का लंबा गहरा सांस लिया। फिर खाना बनाने वाले को बुलाया और अपने लिए बढ़िया सी चाय बनवाई, लेकिन मालकिन के होते हुए मैं कभी सोफे पर नहीं बैठा था। हालांकि उन्होंने मुझे कभी इनकार नहीं किया था, लेकिन मैं मालिक और नौकर का लिहाज करता था। लेकिन अब सोच रहा था कि मालकिन गई है तो कुछ दिन मालिकों वाले ठाट मैं भी करके देख लूं। मैंने सुकून से सांस लिया और मजे से अपनी दोनों टांगे सामने शीशा के टेबल पर रख दी। रिमोट हाथ में टीवी पर चैनल बदलने लगा।
अभी मैं सोच रहा था कि मैं कौन सा चैनल देखूं, कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और रूपा हॉल में आ गई। जब उसने मेरे बैठने के तौर तरीके देखे तो माथे पर बल डालकर बोली, राजेश के बच्चे, तुम्हारी शिकायत तो मैं माँ के आते ही लगाऊंगी कि कैसे उनकी कीमती टेबल पर 2 पाँव पसार के बैठे थे। ये सुनते ही मैं परेशान होकर बिल्कुल सीधा होकर बैठ गया। मैंने कहा, छोटी बेबी, ऊपर वाले का वास्ता मालकिन से मेरी शिकायत ना लगाना। मैंने रिमोट से टीवी बंद किया। रूपा के माथे पर गुस्सा गुस्सा चढ़ाए हुए आराम से आकर सोफे पर बैठ गई और रिमोट भी अपने हाथ में पकड़ लिया। कहने लगी, माँ घर पर नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम लोगों को मैं सर पर बैठाऊंगी जब तक वह घर पर नहीं है। इस घर की मालकिन मैं, इसलिए जो मैं कहूँ तुम लोग वही करोगे। मैंने सीने पर हाथ रखा और सर झुका जी जी बोलकर रह गया। उनकी बेटी से 1 मिनट भी मेरी नहीं बनती थी। हर वक्त बचकाना हरकतें करती रहती थी और मैं इसकी हरकतों से परेशान हो जाता था। वह मुझे बाजार के कई बार चक्कर लगाती थी। मेरे लिए सामान लाओगे? ड्राइवर नहीं लाएगा और ना ही कोई दूसरा नौकर लाएगा। चाय का कप लेकर नौकर आया तो मुझे ऐसे खड़ा देखकर अजीब सी हंसी हंसने लगा। अभी तो बड़ा दोस्त जमा रहे थे, आ गए ना अपनी औकात पर। मैं उसे घूर कर खा जाने वाली नजरों से देखने लगा था। उसने चाय का कप टेबल पर रखा, जो चाय मजे से रूपा पी रही थी। ऐसे ही पूरा दिन इधर उधर के कामों में ही गुजर गया। जैसे ही रात हुई, मैं अपने क्वार्टर में जाने लगा तो रूपा कहने लगी, तुम कहाँ जा रहे हो? माँ ने कहा था कि तुम मेरे कमरे में सो गए। ये सुनते ही मुझे मालकिन की बात याद आ गई। मैंने हैरानी से रूपा की तरफ देखा। मैंने कहा, छोटी मालकिन, मुझे अपने रूम के अलावा कहीं नींद नहीं आती। वह कहने लगी, कहा था कि तुम सोगे तो मतलब तुम ही सोगे जाओ मेरे कमरे में। मैं कमरे में आ तो गया था लेकिन मुझे अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई थी। रूपा बेड पर जाकर लेट गई थी। उस टाइम लाइट ऑफ कर दिया। कमरे में इस वक्त गहरा अंधेरा। मेरा दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था। भले वो 15 साल की थी लेकिन मुझे वो सब कहानी याद आने लगी जो मैंने कहीं बाहर सुनी थी, कि जहाँ एक मर्द और एक औरत हो, वहाँ तीसरा शैतान होता है। पता नहीं मालकिन ने ऐसा क्यों कहा कि उनकी बेटी के कमरे में अकेला रहूं। उनको चाहिए था कि वह नौकरानी को रूपाली के साथ सुलाती। मैंने अपनी आंखें जोर से बंद कर दी और सोने की कोशिश करने लगा। ऊपर वाले का ध्यान करते करते ना जाने कब मेरी आंख लग गई थी। घड़ी के तेज अलार्म बजने पर मेरी आंख खुली। मैं परेशान उठकर उठ बैठा तो देखा कि रूपा नींद में ही अपनी घड़ी का अलार्म बंद कर रही थी। मैंने सामने देखा तो 6 बज रहे थे। मैं फौरन से उठकर उसके कमरे से बाहर निकल गया। उसे स्कूल जाना था और उसका पेपर भी था। मालकिन ने कहा कि रूपा को ड्राइवर के साथ अकेला मत भेजना, इसलिए जब रूपा तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो मैं ड्राइवर के साथ जाकर उसे स्कूल छोड़ आया। इसके बाद हिसाब किताब की सारी जिम्मेदारी मेरी ही थी। उन कामों में ऐसा कि मुझे याद ही नहीं रहा कि रूपा को वापस लेने भी मुझे ही जाना था। जब तक लेने नहीं जाऊंगा, ड्राइवर भी रूपा को स्कूल से लेने नहीं जाएगा और यह मालकिन का हुक्म था। मैं अपने काम में ऐसा लगा हुआ था कि मेरे दिमाग से कि 12 बजे रूपा की छुट्टी थी और अभी 1 बज चुका था जब मेरे फोन घंटी बजी तो मालकिन मुझ पर भड़क उठी। कहने लगी, मुझे रूपा की कॉल आई थी, वह अभी तक स्कूल में है तो उसे लेने क्यों नहीं गए? ये सुना ही था कि मेरा दिमाग घूम गया। मैं तो बिल्कुल भूल चुका था। मैंने कहा, मैं जमीनों के हिसाब किताब में लगा हुआ था। मालकिन कहने लगी, जाओ जाकर उसे लेकर आओ। मैंने सारे खाते बंद की और सामने ड्राइवर को मैंने गुस्से वाली नजरों से देखा। मैंने कहा, तो मुझे बता नहीं सकते थे कि छोटी मालकिन की छुट्टी हो गई है? वह कहने लगा, मैं क्यों बताऊं? मालकिन का सरदार बना फिरता था। कहा गई सरदारी तो उन बातों का तुम खुद ख्याल रखो। ड्राइवर की बात ने मुझे गुस्सा दिला दिया था। मालकिन थी तो सर झुकाए रहते थे। बगल में जल्दी से ड्राइवर के साथ बैठा और जब स्कूल पहुंचा तो पूरा स्कूल खाली हो चुका था। सिर्फ एक रूपा ही स्कूल में थी। रूपा गुस्से से लाल पीली होती हुई गाड़ी में बैठ गई। इतनी कुछ देर में घर पहुंचा। वह मुझे बस बातें ही सुनाती रही।
वो बहुत गुस्से में थी, इसलिए मैं चुपचाप उसकी सारी बातें सुनता रहा। घर पहुंचा तो खाना बनाने वाले ने खाना तैयार नहीं किया था। रानी ने घर की सफाई ठीक से नहीं की थी, बस अपनी बातों में बिजी थी। ये देखकर तो मेरा दिमाग घूम रहा था। उन्हें कुछ कहता तो सब कहते कि तुम भी हमारी तरह नौकर हो, ज्यादा हमारे सर पर सवार मत हो। मैंने नौकरानी से ठीक से सफाई करने को कहा। अपनी निगरानी में पूरे घर को साफ सुथरा करवा दिया। रात को मैं थक चुका था। जब मैं रूपा के कमरे में गया तो तेज आवाज में अपने स्कूल का काम याद कर रही थी। मैं कमरा खोल के सोफे पर जाकर सो गया क्योंकि दिन भर का थका हुआ था। रात को मुझे लगा जैसे हॉल में कोई और मौजूद है। किसी के कदमों की क्या आवाज मुझे सुनाई दी। मैंने आंखें खोलकर देखा तो मुझे लगा जैसे कि कोई आदमी रूपा के कमरे के बाहर खड़ा हो और कमरे की खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा है। तभी कोई किचन की तरफ भागता हुआ चला गया। मैं एकदम उठाए देखा किचन की तरफ खाली नजर आ रहा था। एक दरवाजा किचन की बाहर की तरफ भी खुलता था। जब मैंने वहां देखा तो उसकी कुंडली खुली हुई थी। जब मैं वहां से बाहर निकला तो बाहर भी किचन के दरवाजे को अंदर की तरफ से कुंडी लगाए और वापस हॉल में आकर लेट गया। ये सोचने लगा कि कौन था जो रात के इस वक्त अंदर आया था। ना जाने क्या सूझा, मैं रूपा के कमरे में चला गया। रूपा कमरे में बेड पर सोई हुई थी। बाहर से कुत्ते की भौंकने की आवाज आने लगी तो रूपा शायद नींद में डर गई थी। कहने लगी, माँ मुझे डर लग रहा है, ये कुत्ते मुझे खा जाएंगे। वह बेड पर अपना हाथ मार रही थी। नींद में शायद मालकिन को ढूंढ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे मौके पर मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने बिस्तर से उठा और रूपा के हाथ में अपना हाथ दे दिया। मेरा हाथ पकड़कर को फिर से गहरी नींद में सो गई थी। काफी देर मैं इंतजार करता रहा कि वह कब गहरी नींद में सो जाए और मैं अपना उसके हाथ से अलग करूं। रूपा गहरी नींद में सो गई तो मैंने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ से अलग किया और दोबारा कालीन पर जाकर लेट गया। इसके बाद मैं रूपा के कमरे में ही सोने लगा था। दूसरे दिन सब कुछ सामान्य था। रात के खाने में बाबा जी ने दूध की खीर बनाई तो कहने लगा कि तुम भी खा लो, बड़ी सुकून की नींद आएगी। मैंने भी वह खीर खा के कमरे में चला गया। बड़ी गहरी नींद आई थी। मैं जो सोया तो सुबह ही मेरी आंख खुली। जब मैंने देखा तो बेड पे रूपा नहीं है। 7 बजे थे। इस वक्त रूपा कभी कहीं नहीं जाती थी और वैसे भी आज रविवार का दिन था, छुट्टी थी। मैं कमरे से बाहर आया तो रूपा वहां पर भी कहीं नहीं थी। मैंने उसे पूरे घर में देखा, मुझे कहीं नजर नहीं आई। मेरा दिल धक से रह गया था। मैंने तमाम नौकरों को जगा दिया, सभी उसे ढूंढने में लग गए। मेरा रंग पीला पड़ चुका था। मालकिन उसे मेरे भरोसे पर छोड़कर गई थी। मैं कैसे रात को गहरी नींद सो गया। तब मुझे पता चला कि खाना बनाने वाला बावर्ची भी वहां से गायब है और कल मैंने एक आदमी देखा था जो रूपा के कमरे के बाहर से वह भागता हुआ किचन में गया था। शायद वह बावर्ची ही था। मैंने फौरन से मालकिन को फोन किया और सारी बातें कानों में डाल दी। मैं बाबा जी का पता जानता था। मालकिन ने कहा कि तुम बाबा जी के घर पहुंचो, उसका पीछा करो, मैं पुलिस को फोन कर देती हूँ। मैं भागकर बाबा जी के घर गया तो मालूम हुआ कि वो तो घर पर आया ही नहीं। फिर मुझे मोहल्ले वालों से पता चला कि सुबह सुबह बावर्ची रूपा के मुंह पर हाथ रखकर उसे गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जा रहा था। इस वक्त पुलिस भी हमारे बंगले के करीब आ चुकी थी। सारी छानबीन के बाद लोगों की मदद से हमें गाड़ी का नंबर मिल गया था। सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा था कि बावर्ची रूपा के मुंह पर हाथ रखकर जबरदस्ती गाड़ी में बैठा रहा है। मैं भी पुलिस वालों के साथ गया था। जैसे ही हम उस गाड़ी तक पहुंचे और देखा गाड़ी सुनसान जगह पर खड़ी थी, मुझे याद आने लगा कि एक बार बावर्ची मुझे इस जगह पर लाया था। उसके कुछ दोस्त रहते हैं। मैं भागता हुआ उसी तरफ जाने लगा, लेकिन मैं थोड़ा डर गया था। पुलिस भी मेरे पीछे पहुंची। मैंने दरवाजे पर जोर से लात मारी, दरवाजा खुल गया। सामने वह बावर्ची और 2 मर्द मौजूद थे। उन्होंने रस्सी से बांधकर इसे कुर्सी में बैठा रखा था। वह बहुत रो रही थी। ये देखकर तो मेरा खून खौल उठा।
मैंने आव देखा ना ताव और उन तीनों की पिटाई शुरू कर दी थी। इतनी देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई थी। उनको पकड़कर जेल में बंद कर दिया। रोते हुए रूपा गले लग गई। वो बहुत डरी हुई थी। मैंने कहा कि तुम परेशान ना हो, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दूसरे दिन मालकिन भी वापस आ गई थी। मालकिन रूपा को गले लगाकर रोने लगी और मुझसे कहने लगी, मुझे तुम पर भरोसा था कि तुम मेरी बेटी की हिफाजत जरूर करोगे। मैंने कहा कि मैं उसे हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह समझता हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ आप बेफिक्र रहें, ना तो आपकी तरफ कोई आंख उठाकर देख सकता है और ना ही रूपा की तरफ। ये सुनकर मालकिन खुश हो से ताली बजाकर नाचने लगे। उसे सुरक्षित और खुश देखकर मैंने अपने भगवान का धन्यवाद किया। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड जान वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।